Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir. This is our second lecture on the age of industrialization, chapter number 4 of 10th class history. तो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि किस तरह से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन की जाती थी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के बनने से पहले। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो अब हम पढ़ेंगे टॉपिक कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज़। तो अब फैक्ट्रीज़ आने लगी इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड ही वो पहली कंट्री थी जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और फैक्ट्रीज़ बननी शुरू हुई। तो 1730s में पहली फैक्ट्रीज़ बनाई गई, पहली बार फैक्ट्रीज़ बनाई गई इंग्लैंड में। उसके बाद लेट 18th सेंचुरी में इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ अब डाली गई। अगर हम देखें ब्रिटेन जो इंपोर्ट करता था 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन 1760 में, तो 1787 में ये 22 मिलियन पाउंड्स करने लगा। इसका मतलब 17 सालों में ही काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने लगा। इस रॉ कॉटन से कपड़ा बनता था अब इंग्लैंड की फैक्ट्रीज़ में और इम्पोर्ट होता था अलग अलग कंट्रीज़ में। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो जो भी जो प्रोसेसेस होती थी अलग अलग जगहों पे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, किस तरह से कार्डिंग या ट्विस्टिंग या स्पिनिंग रोलिंग वगैरह होती थी। आपने भी देखा होगा या सुना होगा स्पिनिंग के बारे में, किस तरह से यार्न बनाया जाता था पहले, अब मशीनों से बनाया जाता है। इसके अलावा कार्डिंग या ट्विस्टिंग, जिसकी वजह से ये जो रॉ कॉटन वगैरह होता था या वूल होता था उसको साफ़ किया जाता था, थिक किया जाता था। तो बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस वगैरह हुई, अब प्रोडक्शन भी बढ़ने लगी। रिचर्ड आर्कराइट एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉटन मिल बनाई सबसे पहले। और अब जो मशीन्स थी अब वो सारी एक मिल में लाई गई, एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे अब सारे प्रोसेसेस होने लगे। इससे पहले कंट्री साइड में अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे अलग अलग जगहों पे, जिससे सुपरविज़न करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। लेकिन अब एक ही रूफ के अंडर जब ये सारी मतलब प्रोडक्शन वगैरह के जो सारे स्टेप्स होने लगे, इससे क्या हुआ, दिस फैसिलिटेटस सुपरविजन ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ लेबर। इसके अलावा कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में जो पूरा का पूरा लैंडस्केप था इंडिया मतलब इंग्लैंड का, अब वहाँ पे सिर्फ मतलब फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज देखने को मिलती थी। तो लैंडस्केप का मतलब होता है ऑल द विजिबल फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड। इसके बाद क्या होता है, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। तो पेस किस तरह से बढ़ने लगी इन इंडस्ट्रीज़ की, ख़ास तौर पे इंग्लैंड में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे पहले डोमिनेट 1840s तक डोमिनेट इंडस्ट्रियल सेक्टर था या फैक्ट्रीज थी, वो थी कॉटन इंडस्ट्रीज़ 1840s तक। लेकिन उसके बाद 1840s के बाद जब रेलवेज़ वगैरह बनने लगी, तो अब डोमिनेट इंडस्ट्रीज़ बनने लगी मेटल इंडस्ट्रीज़। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो था अब कॉटन के बजाय मेटल वगैरह में होने लगा। तो मेटल में मैंने पहले ही कहा, इसमें आयरन स्टील वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान इस्तेमाल होती थी उनमें खात्मा नहीं हुआ, बल्कि ये भी कहा जाता है कि 19th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में भी सिर्फ 20% ही ऐसे वर्कर्स थे जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में काम करते थे। बाकी 80% वर्कर्स जो थे अभी भी जो कॉटेजेस या वर्कशॉप्स वगैरह उनके घरों में या घरों के आसपास बनाए गए थे, तो वहाँ पर ही अभी भी काम होता था। तो उसमें क्या किया गया, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर नॉट स्टिग्नेट, इनोवेशंस वर मेड इन नॉन मैकेनिकल मैकेनाइज्ड सेक्टर आल्सो। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री, ग्लास वर्क वगैरह है, वहाँ पे भी कुछ इनोवेशंस की गई, जहाँ पे कॉटेजेस में भी अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह होती थी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो काफ़ी ज़्यादा अगर हम मशीन्स की बात करें तो सभी लोग ये जो फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि ये जो मशीन्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती थी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता था इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, क्योंकि जब ये ख़राब होती थी या जब इनके पुर्जे टूट वगैरह जाते थे तो इसका रिपेयर का खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। इसलिए बहुत सारे लोग इनका काम करने से डर जाते थे। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, जब जेम्स वाट ने अपने फ्रेंड का स्टीम इंजन उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की, उसको ज़्यादा इनोवेटिव बनाया, फिर भी उसको
मतलब खरीदने वाले की बहुत ज़्यादा कमी थी। कहा जाता है कि फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी में सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स इंग्लैंड में इस्तेमाल होते थे, और ये मैक्सिमम कॉटन इंडस्ट्रीज़ में ही इस्तेमाल होते थे। बाकी इंडस्ट्रीज़ में स्टीम इंजन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो ज़्यादा खर्चा इंडस्ट्रीज़ पर नहीं करना चाहते थे अभी भी, क्योंकि उन्हें लगता था इसमें ज़्यादा खर्चा है, इसमें रिपेयर का प्रॉब्लम है, इसमें बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट उस वक्त के जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह थे, उनके पास क्या था? उनके पास शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं था। तो हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है। तो हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने पहले ही कहा कि शॉर्टेज ऑफ लेबर बिल्कुल भी नहीं थी विक्टोरियन पीरियड में। विक्टोरियन ब्रिटेन का को बोलते हैं, जब 1834 से लेकर 1900 तक क्वीन जो विक्टोरिया थी वो रूल कर रही थी इंग्लैंड पे या ब्रिटेन पे। तो उस वक्त के उस पीरियड को कहा जाता है विक्टोरियन ब्रिटेन। तो उस वक्त बिल्कुल भी शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं थी। जो रूरल एरियाज़ से जो पुअर लोग थे वो माइग्रेट होकर कहाँ की तरफ आते थे? शहरों की तरफ। तो इसलिए इस तरह से शहरों में कोई लेबर की प्रॉब्लम नहीं होती थी। और दूसरा, कोई हाई वेजेस वगैरह भी वो नहीं लेते थे, हाई सैलरी वगैरह भी वो नहीं लेते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि वो जो ह्यूमन लेबर है उसी का ज़्यादा इस्तेमाल करे, इंडस्ट्रीज़ का अभी ना करे। और इसके अलावा वहाँ पे सीजनल डिमांड होती थी लेबर की। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे ब्रीवरीज, जैसे कि बियर वगैरह बनाई जाती थी, तो उसके लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी विंटर में ही। इसके अलावा बुक बाइंडर्स या प्रिंटर्स को ज़रूरत पड़ती थी वर्कर्स की या लेबर्स की क्रिसमस के दौरान ही, क्योंकि क्रिसमस पे ही सबसे ज़्यादा बुक्स वगैरह बिकती थी। इसके अलावा शिप्स वगैरह जो डॉक यार्ड्स में रिपेयर के लिए आते थे, तो उनको विंटर में ही लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरह से ये सीजनल लेबर्स इनको मिलते थे, उसके बाद ये उन लेबर्स की छुट्टी करते थे। मतलब ये ऑफ टाइम में उनको सैलरी वगैरह नहीं देते थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो विक्टोरियन पीरियड के दौरान जो एरिस्टोक्रेट्स थे या अमीर या मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, वो समझते थे कि जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं उनमें क्लास है। इंट्रिकेट डिज़ाइंस वर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय हैंड। तो अगर हम देखें, कहा जाता है कि इंग्लैंड में 500 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स और 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस वगैरह बनाई जाती थी। तो इंडस्ट्रीज़ में इतनी वैरायटी पॉसिबल नहीं थी। तो यहाँ पे अपर कास्ट जो विक्टोरियंस थे, दे वर सिंबल्स ऑफ स्टेटस, बेटर फिनिशिंग एंड डिज़ाइनड। तो वो समझते थे कि बेटर डिज़ाइनड और बेटर फिनिश्ड चीज़ें, हाथों से बनाई हुई चीज़ें होती है। तो मशीन मेड गुड्स जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाथों से बनाई हुई चीज़ें हम खुद इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि वर्कर्स के साथ अब प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस होने लगी थी। क्या प्रॉब्लम्स थी वो? पहले ही मैंने कहा कि वहाँ पे सीजनल वर्क मिलता था मतलब वर्कर्स को। पहले ही वो घर छोड़कर बड़ी बड़ी सिटीज़ में आते थे, लेकिन उसके बाद उनको काम नहीं मिलता था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। इसी तरह हमारा टॉपिक भी यही है, लाइफ ऑफ द वर्कर्स। कहा जाता है कि जब रूरल एरिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर सिटीज़ की तरफ आने लगे, तो वहाँ पे उन्हीं को काम मिलता था जिनके पहले से ही दोस्त या रिश्तेदार उन फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। तो वो वहाँ पे सिफारिश करते थे अपने रिश्तेदारों की या दोस्तों की। लेकिन जो बाकी लोग थे, जिनका कोई रिश्तेदार या दोस्त उन फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करता था, तो उनको हफ्तों हफ्तों तक वेट करना पड़ता था। तो तब तक वो क्या करते थे? उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, तो कुछ लोग ब्रिजेस वगैरह के अंडर में सोते थे, कुछ प्राइवेट नाइट शेल्टर्स में सोते थे, या कैजुअल वार्ड्स जो गवर्नमेंट ने बनाए थे वहाँ पे सोते या रहते थे। तो ये सीजनैलिटी जो थी, सीजनल डिमांड, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स के साथ ये प्रॉब्लमेटिक थी। तो ये बहुत सारे टाइम तक जब जॉबलेस रहते थे ये लोग, कहा जाता है कि कुछ लोग जो थे वो विंटर में वापस जाते थे, मतलब अपने गाँव में, और कुछ लोग हमेशा के लिए वहीं पर रहते थे। तो वो बाकी समय में कुछ और जॉब्स वगैरह जो उनको मिलती थी वही करते थे। हाँ, सिर्फ नेपोलियन वार के दौरान में कुछ हिसाब से अगर हम देखें, जो वेजेस या सैलरी वगैरह थी वो एम्प्लॉयज़ की बढ़ने लगी थी, लेकिन उसके बाद वो फिर से घटने लगी।
अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें इंग्लैंड में, कहा जाता है कि 1830s में तकरीबन इंग्लैंड के कुछ इलाकों में 35 और कुछ इलाकों में 75% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम थी, जब एक नई मशीन आई, जो मैंने नीचे यहाँ पे जो तस्वीर रखी है, जिसमें वुमेन इस्तेमाल कर रही है स्पिनिंग जेनी, एक मशीन की जिसमें बहुत सारे स्पिंडल्स इस्तेमाल किए जाते थे। पहले पहले जो स्पिनिंग होती थी वो वुमेन करती थी, वुमेन वर्कर्स घरों में स्पिन करती थी, वो यार्न वगैरह तैयार करती थी। लेकिन उसके बाद एक मशीन आई, का नाम था स्पिनिंग जेनी। तो उसके बाद उससे प्रॉब्लम्स आने होने लगी। ये स्पिनिंग जेनी जो थी, तकरीबन तकरीबन 100 वुमेन्स का काम अकेले करती थी। तो इसके बाद बहुत सारी वुमेन्स ने अटैक करना शुरू किया इन फैक्ट्रीज़ वगैरह में, और बहुत सारी मशीन जो स्पिनिंग जेनी की मशीन्स थी उनको तोड़ डाला। तो इसके बाद वहाँ पे एक थोड़ी सी राहत मिली, जब अपॉर्चुनिटीज़ मिली कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। जब 1840s में रेलवे रेलवेज़ या रोड्स वगैरह, टनल्स या सीवर लाइन्स या रिवर एम्बांकमेंट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होने लगे, तो बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो एंगेज होने लगे उसी में, खासकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो वर्कर्स की तादाद थी वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करने लगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, और अगले 30 सालों तक ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही चला गया। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम उसके साथ आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।